हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम पढ़ रहे थे 2020 के पेपर, जो पेपर है उसको सॉल्व कर रहे थे। जो हमारा 7th पेपर है मित्रों, BSTC एंड DLED फर्स्ट ईयर का गणित शिक्षण का, तो उसमें 2020 का पेपर किस तरह से आया, कितने क्वेश्चन आए, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने देखा कि 2020 में गणित से कुल जो 20 प्रश्न आए थे और हर बार 20 ही आते हैं, चाहे 2019 को ले लो, अब चाहे कल हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 का, तो वहाँ भी 20 ही आने। तो इनमें हमने इसको 3 अलग अलग पार्ट में पढ़ा था। पहले फर्स्ट पार्ट में 1 से 8 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था, फिर हमने 9 से लेकर 13 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में देखा था, और फिर 14, 15 और 16 क्वेश्चन को थर्ड पार्ट में। और अब हमारा इसका अंतिम पार्ट है जिसमें हम 17, 18, 19, 20 इन 4 क्वेश्चनों को देख करके इनको बहुत ही अच्छे से कवर करते हुए इस 2020 के पेपर का विधि विधान से समापन करेंगे। दोस्तों, मान के चलिए कि ये क्लास अगर आपने देख लिए तो थर्ड पार्ट जैसे तक हमने लगभग 20-22 मिनट में वो पढ़े हैं, बाकी वाले क्वेश्चन भी। तो अभी भी इसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारे मित्र जो है अभी भी हड़बड़ाहट में हैं, घबरा रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी अभी तक आपने यूनिट शुरू नहीं की तो फिर कब करोगे। तो दोस्त, अभी जैसे पहले मैं 2020 का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ तो 70% मैटर यहाँ से कवरअप हो रहा है, आपके बिंदास से ही स्वस्थ रहिए। आप बाकी मैं यूनिट भी जल्दी ही कराऊंगा। तो दोस्तों, कई बता रहे हैं कि फटाफट करवा दीजिए। हाँ, आपकी जो ये जिज्ञासा जो है जायज़ है, क्योंकि मित्रों अभी एग्ज़ाम भी सिर पर है, तो आप भी चाहते हो यही कि जल्दी से जल्दी हमें मैटर मिले, और मैं भी यही चाहता हूँ जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ ताकि आप भी अच्छे से कवर अप कर पाएँ। लेकिन दोस्तों, अब मैं छोटे से उदाहरण से बताता हूँ। अपने इसमें तो कुल कितनी है, 5 यूनिट है। अब नॉर्मल आदमी अगर बाज़ार में सब्ज़ी लाने जाता है तो भी उसमें वो चूज़ करने में 15-20 मिनट लगा देता है। तो ये तो कम से कम 7-8 महीने का मैटर है जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है। अभी कोविड की वजह से नहीं पढ़ा पाए, तो इस 7-8 महीने को कितना भी फास्ट पढ़ाए तो 1 महीना तो लग ही जाता है, 1 महीने तो लग ही जाता है। अब इस 1 महीने के मैटर को 2 घंटे में कैसे जो है कवर करना है, इसके लिए कम से कम मान के चलिए अगर मैं आपके लिए आधे घंटे का वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके पीछे 2 घंटे की मेहनत है, उसके पीछे मैं 2 घंटे मतलब लगाता हूँ। तो जैसे कोई भी यूनिट है, मान लीजिए 5 यूनिट है, तो प्रत्येक यूनिट का वीडियो अपलोड करना ऐसे नहीं है कि सबको मिला के अगर मान लीजिए 2.5 घंटे की क्लास बनी 5 यूनिट की अलग अलग पार्ट में, सबको ऐड करेंगे 2.5 घंटे की बनेगी लगभग। तो 2-3 घंटे का मैटर, पूरे महीने के मैटर को 2-3 घंटे में समेटने के लिए मित्रों मुझे कम से कम 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मैं वैसे बाकी सभी वीडियो में यही करता हूँ। 2018, 2019 और 2020 के पेपर को बहुत ही अच्छे से देखता हूँ, 2020 का पेपर आपको सॉल्व कराता हूँ, और फिर मैं इन्हें चूज़ करता हूँ कि कौन से क्वेश्चन पिछले वर्षों में आए गए हैं, कैसे कैसे आते हैं। और फिर ये भी ध्यान रखना पड़ता है साथ साथ कि अपना एक भी फैक्ट ऐसा नहीं हो जो है अपने पीछे छूट जाए। तो बिल्कुल ही शॉर्ट में बहुत ही स्वीट मैटर देने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और अब जल्दी ही लगभग इकाई तैयार हो चुकी है, तो इनका जस्ट वीडियो बना के अपलोड करना है। तो धीरे धीरे करके मैं 5 यूनिट बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। यकीन मानिए कि जैसे पिछले पेपर हुए थे आपके, उससे भी बेहतर ये पेपर होने वाले, और उससे बेहतर यानी कि वो पूरे बेहतर ही थे, और उससे उन्हीं तरीके से ये पेपर होने वाला है। यानी लगभग मान के चलिए 20 प्रश्न आ रहे हैं, तो 20 में से 20 क्वेश्चन अपनी एज इट इज क्लास से आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ। मैं देखता हूँ कि मित्रों जो अपनी क्लास है इस पर 2000 व्यू आए हुए हैं और लाइक 1000 आए हुए हैं। तो जो 1000 लाइक है उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कई मित्र है क्लास ओपन होते ही अगर उनको उससे लगता है कि हम इस मैटर से कुछ न कुछ सीखने वाले हैं तो ज़रूर लाइक करते हैं। लेकिन बाकी जो 1000 भाई बंधु है वो भी जो भी लाला लाली है लाइक नहीं करें। तो अगर क्लास का आनंद ले रहे हो, मैटर आपको अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों लाइक बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास को लाइक कीजिए ताकि अब आगे भी कोई क्लास देखे तो हाँ लगे वाकई कि इसमें कुछ न कुछ तो मैटर है, ठीक है। तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके है जो बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, और फिर भी अधिक से अधिक मात्रा में मित्रों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। यही आपका जो सहयोग है, स्नेह है, मुझे आगे भी इसी तरह मिलता रहे, और जो सब शेयर में किसी प्रकार की कमी नहीं रखनी, यानी शेयर और लाइक में तो कंजूसी करनी ही नहीं। तो बिल्कुल आराम से हम एक एक प्रश्नों को समझते हुए पढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 17। गणित शिक्षण में विश्लेषण और संश्लेषण विधियों में 6 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मित्रों, गणित शिक्षण के लिए गणित को किस प्रकार पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो उसके लिए अपने पास इस हमने आगे पढ़ेंगे कि इसमें बहुत सारी विधियां पढ़ेंगे गणित शिक्षण की, ठीक है। जैसे संश्लेषण विश्लेषण विधि है, आगमन निगमन विधि है, खेल विधि है, समस्या समाधान विधि, इस प्रकार की बहुत सारी जो विधियां हैं उन सब का एक एक करके अच्छे से अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं केवल विश्लेषण और संश्लेषण विधि। तो मित्रों, विश्लेषण और संश्लेषण विधि क्या होती है देखिए, समझिएगा।
मित्रों बात करते हैं पहले विश्लेषण की, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए विश्लेषण का अर्थ क्या होता है, एनालिटिक मेथड। एनालिटिक मेथड क्या गुरुजी, तो इसमें जैसे कोई भी चीज़ है उसका एनालिसिस करना है, यानी विश्लेषण करना है। बात करें तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, समझते हैं विश्लेषण में किस प्रकार से एक एक चीज़ का एनालिसिस किया जाता है, यानी किस प्रकार से इस चीज़ को है जो मेंटेन किया जाता है विश्लेषण विधि में देखते हैं। समस्याओं को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके समस्या समाधान किया जाता है, यानी किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके समस्या का समाधान किया जाता है। जैसे कोई भी गणितीय श्रृंखला काफ़ी बड़ी है, ठीक है, 5 + 7 गुणा 8 + 2 कोष्टक 7 प्लस, इतनी प्रकार से काफ़ी बड़ी मैटर है, तो उसको अलग अलग पार्ट में जो है सॉल्व करके छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उनको अलग अलग सॉल्यूशन करना, इस प्रकार से यह है विश्लेषण विधि में किया जाता है। तो समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके समस्या का समाधान किया जाता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। अब मित्रों हमें कोई चीज़ मालूम नहीं है, हमें कोई चीज़ मालूम नहीं है, तो मालूम कैसे नहीं है, जैसे देखिए हमें दिया हुआ है कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो हमें अभी ये अज्ञात है, हमें कोई भी जो त्रिभुज वगैरह दिया हुआ है तो उसको हमें जो है मेथड से उसको हल करना है, और हल करने के बाद हम इस जो है इसको याद कर पाएंगे कि रियली ये फैक्ट है, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ अज्ञात है उसको हम प्रोसेस द्वारा ज्ञात करते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। और ये खोज पर आधारित मनोवैज्ञानिक विधि है तथा खोजी प्रवृत्ति को प्रेरित करती है, यानी कि इसको हम बहुत ही छानबीन करके उसके उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड का यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें मित्रों पहले से हमें कोई फार्मूला नहीं दिया होता है। वो आगे वाले हम जब पढ़ेंगे ना संश्लेषण विधि, तो उसमें हम देखेंगे हमें एक बार फार्मूला दे दिया, फिर से कितने % दोना सीधे फार्मूले से हल करने, लेकिन यहाँ पर हमें फार्मूला नहीं दिया होता है। हमें पहले उसको अपने हिसाब से अपने तरीके से जो है विश्लेषण करके एनालिसिस करके उसको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है, इसमें समय अधिक लगता है, यानी ये टाइम टेकिंग मेथड है, यानी इसमें समय लगेगा, क्योंकि हम प्रत्येक चीज़ को विश्लेषण करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और इसमें क्या होता है, वो इसको भी हम साथ में पढ़ लेंगे, तो जस्ट ये एक बार समझने के बाद में, क्योंकि इसमें तो फॉर्मूला दिया हुआ होगा, सूत्र दिया हुआ है, तो फिर फटाफट आंसर कर निकाल लेते हैं। आगे है, यह विधि अर्थपूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करती है और क्रमबद्ध और तार्किक सोच को विकसित करती है। इसमें क्या होता है मित्रों, हमें जो है वो फॉर्मूला दिया हुआ नहीं होता है, केवल हमें अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना है। तो इन कोई चीज़ अज्ञात है उसको ज्ञात करना है, तो उसमें क्या होगा, हमारी जो तार्किक सोच है वो मजबूत होगी। इस विधि में समाधान के सभी चरणों की तर्कपूर्ण व्याख्या होती है। इसमें जो भी समाधान के स्टेप बाई स्टेप है तो उसकी तर्कपूर्ण व्याख्या होती है। और फिर बात करें तो इसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से समस्या समाधान में भाग लेता है और अपनी कौशल व दक्षता का उपयोग करने का उन्हें अवसर मिलता है। तो इसमें विद्यार्थी क्या करता है, सक्रिय रूप से समस्या के समाधान में भाग लेता है, खुद बिल्कुल एक्टिव रहता है और अपने जो है माइंड का यूज़ करते हुए उसका सॉल्यूशन करता है। अब गुरुजी कुछ न कुछ तो पहले नहीं पढ़ी है, पहले पढ़ेगी दोस्त, अभी हम इसको एक साथ में समझेंगे वापस, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिंदास रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर करने वाले हैं। देखिए, और पेन कहाँ गया? हाँ, विश्लेषण में हमने क्या देखा, इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन मित्रों संश्लेषण का क्या होता है, सिंथेसिस मेथड, ठीक है, सिंथेसिस मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, समस्या के कई भागों को जोड़ करके समस्या का समाधान किया जाता है। बिल्कुल ऑपोजिट मान लीजिए आप, बिल्कुल ऑपोजिट मानिए। इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों को अलग अलग डिवाइड करके समस्या का समाधान करते हैं और इसमें सबको एक साथ ऐड करके समस्या का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट है, ज्ञात से अज्ञात तथ्य की ओर बढ़ते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर कैसे बढ़ते हैं गुरुजी? और इसमें हमने देखा था अज्ञात से ज्ञात, जैसे हमने वो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखा। लेकिन ज्ञात से अज्ञात की ओर कैसे बढ़ते हैं, तो देखिए, जैसे देखिए मित्रों, हमें दिया हुआ है, मान लीजिए कि a बराबर b दिया हुआ है और b बराबर c दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें ज्ञात है, ऑलरेडी ज्ञात है। अब हमें अगर a बराबर b और b बराबर c दिया हुआ है तो हम इसे a बराबर c ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? या मान लेते हैं कि भाई a बराबर b है और b बराबर c है, तो b बराबर c है तो b की जगह हम जो है a को भी ऐड कर, सॉरी, a बराबर b है और b बराबर c है, तो b और c बराबर है, इसका मतलब b के स्थान पर हम c भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि अगर a बराबर b है, b बराबर c है, तो a बराबर c बिल्कुल है। तो इससे हम क्या करेंगे, ज्ञात से अज्ञात तथ्य की ओर बढ़ते हैं। जो चीज़ हमें मालूम नहीं है तो उसको भी हम धीरे धीरे ज्ञात कर लेते हैं इस विधि के आधार पर।
और इस विधि में क्या था, ये मनोवैज्ञानिक विधि है और खोजी प्रवृत्ति पर को परिवर्तित करती है। लेकिन मित्रों ये ज्ञात तथ्यों पर आधारित समस्या समाधान विधि है और खोजी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करती, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें फॉर्मूला पहले से दिया होता है। अब किसी चीज़ का मान लीजिए हमें वर्ग की जो परिधि ज्ञात करनी है तो उसका हमें फॉर्मूला दिया हुआ है 2πr, तो हमें करना कुछ नहीं है। अब हमें माइंड खपाना ही नहीं, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, पाई का मान लिख देंगे 22/60 या 3.17 जो भी होगा, त्रिज्या हमें पर्सन में दी हुई, तो इसमें केवल फॉर्मूला रटना पड़ता है और बाकी जो है हम धड़ाधड़ इसका जो है सॉल्यूशन धुआंधार निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा माथापच्ची गाड़ी नहीं होती है। इसलिए इसमें ये जो टाइम टेकिंग मेथड था इसमें समय अधिक लगता था, क्योंकि हम प्रत्येक चीज़ को विश्लेषण करते हुए उसका एनालिसिस करते हुए देख रहे थे। लेकिन इसमें सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है, उत्तर निकालना है, तो इसमें समय कम लगता है। इस विधि में तर्कपूर्ण विचार करके पहले पूर्व से ही तैयार तथ्य उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। इसमें हमें जो है फॉर्मूला पहले से दिया होता है, तो हमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है और इसमें हम सभी जो है चरणों की तर्कपूर्ण व्याख्या करते हैं। लेकिन मित्रों संश्लेषण विधि में क्या होता है, समस्या का यह चरण ये प्रदर्शित करता है कि रचना का प्रत्येक पद सही है, परंतु सही क्यों है इसका स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। या इसमें प्रत्येक चरण में स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि ये चरण सही है, लेकिन सही क्यों है इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं होता है। इसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से था विश्लेषण में, लेकिन इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है और मानसिक शक्तियों का उपयोग करने का उसे पूरा अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि फॉर्मूला दिया हुआ है। अब फॉर्मूले में जो है मैटर जो भी आंकड़े उनको सेट करने और उत्तर निकालना, जैसे पहले हमने वो लेसअप में से बड़ा 1% किया था इसी क्लास में, ठीक है। जो 12वां क्वेश्चन था लेसअप में से बड़ा, 13वां क्वेश्चन था वो प्रतिशत वाला, तो उसमें क्या है फॉर्मूला में ऑलरेडी पता है, तो सीधे उसके अनुसार संख्या सेट की और उत्तर निकाला। तो ये तो था मित्रों हमारा 17वां क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से अब मैं आपको अच्छे से कवर करवा चुका हूँ। आप इसको अच्छे से देखिए, पूरी क्लास देखने के बाद लगभग मित्रों 1.5 घंटे क्या 1 घंटा और 10-15 मिनट का मैटर 3 पार्ट में अपलोड हो चुका है और कुल मिला के 1.5 से पौने 2 घंटे की क्लास होगी। अगर सबको चारों पार्ट को ऐड करें, और कोशिश करूंगा अगर ऐड भी कर पाए तो मैं ऐड कर दूंगा, ताकि आप रिवीजन करो तो भी अच्छे से करो। और रिवीजन के लिए मेरे ख्याल से आप PDF जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिए, तो वहाँ से एक बार इन क्लासों को देख लीजिए। देखने के बाद लगभग पूरा मैटर आपके माइंड में सेट है। अब आप क्या कीजिए, उस PDF को ओपन कीजिए और रफ कॉपी और पेन लेके बैठिए और एक एक क्वेश्चन को क्रम अनुसार 20 तक वापस सॉल्व करके खुद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एक बार समझने के बाद मित्रों एक बार खुद सॉल्व करोगे तो स्थायी रूप से याद होगा, ठीक है। तो अगर किसी भाई बंधु ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट में ये जो है टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पिन है, आप वहाँ से उसमें ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B = 60 हो, कोण C = 30 हो और भुजा BC = 5 सेमी हो। तो देखिए मित्रों ये क्वेश्चन हमने 8 इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे तरीके से समझे हैं, ठीक है। तो बहुत ही सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। क्या करना है, लाडे कोई प्रकार का नहीं लेना, अच्छे से समझना है। देखिए हम क्या करते थे, कोई भी रचना करते थे, भाई अभी इतना स्टेप में समझो, धीरे धीरे कोई भी त्रिभुज बनाते थे तो हमें उसमें क्या करते, पहले कच्चा चित्र बनाते और फिर पक्का चित्र बनाते थे। तो कच्चा चित्र तो हम अपने आइडिया से बनाते हैं, लगभग ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या क्या कि भाई ABC की रचना करो, कोण B 60 होना चाहिए, C 30 होना चाहिए, भुजा BC 5.6 सेमी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 5.6 सेमी की अनुमानित एक कोई रेखा खींच दी, ठीक है। अभी हमें ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, किसी प्रकार के जो फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन 5.6 सेमी की अपना अनुमानित कोई इस प्रकार से रेखा खींच देते हैं, जैसा इसमें ये कच्चे चित्र में खींची हुई। कच्चा चित्र मित्रों केवल समझने के लिए ही होता है, बाकी इसमें जो है गणितीय संक्रियाएँ बिल्कुल सेट हो, कोई जरूरी नहीं, ठीक। अब हमें कहा है कि कोण B 60 बनाओ, तो मित्रों जो भी संख्या होती है, जैसे ये A, ये B और ये C, तो जो कोण दिया होता है वो बीच वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में कोण 60 करना है, तो हमें मान इसमें जो ABC का नाम है वो इस प्रकार सेट करना है कि AC इधर आ जाए और B बीच में आए, क्योंकि B 60 बनाना है तो B बीच में आना चाहिए। फिर पूछा है कि 60 डिग्री, तो हमें अनुमान है कि लगभग 60 डिग्री इसी तरफ यहाँ तक ही होता है, ठीक है। यहाँ तक ही लगभग 60 डिग्री का बनता है अनुमानित, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा, क्योंकि ये तो कच्चा चित्र है, पक्का चित्र में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर कहा C 30 डिग्री का, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 का आधा कितना होता है 30 डिग्री का बनाएंगे और फिर इस प्रकार से इसको मिला के ये तो कच्चा चित्र लगभग तैयार हो गए। गुरुजी पक्का कैसे बनेंगे? दोस्त पक्का तो बहुत सरल है। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो है अपने इसका कोणों का निर्माण, तो हमने क्या किया और कोण भी इतना ईजी देखा, 60, 30, 45, 90 और 120 से बाहर नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया, हम जो है स्केल की सहायता से, पटरी की सहायता से 5.6 सेमी की लाइन खींचेगी, क्योंकि प्रश्न में 5.6 दिया है, जैसा प्रश्न दिया है वैसा करना है। 5.6 सेमी की लाइन खींच दी। अब क्या कहा, इसका नाम ऐसे ABC अपने को पता है, इसके अकॉर्डिंग रखना है, तो BC हमने नाम रख दिया इसका जैसा दिया हुआ है। अब क्या B पर 60 डिग्री कोण बनाई। तो दोस्तों मैंने आपको कल क्या कहा था कि प्रकार को
किसी भी त्रिज्या का खोल दीजिए अपने अनुमान से, जैसे 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी, जितना मर्जी हो प्रकार को खोल दीजिए और फिर प्रकार को उतना ही रखना है। तो प्रकार खोल के यहाँ से आप बी बिंदु पर प्रकार की नोक को रखते हुए पेंसिल वाले पार्ट को आगे रखना है और एक चाप काटना है। इस प्रकार का जो अर्धवृत्त बनाना है दोस्तों। अब जो आपने अभी तक चाप जो है जिस माप का प्रकार खोल के रखा है उतना ही रखना है। अगर आगे पीछे प्रकार हो जाए तो कोई बात नहीं, बी पर रखिए, वापस यहाँ तक मिला लीजिए, वापस उसको माप बराबर कर लीजिएगा और आपने यहाँ तक ये अर्धवृत्त बना दिया। फिर प्रकार को उठाइए यहाँ से और उसकी नोक यहाँ पर रखिए और यहाँ से एक चाप काटिए। प्रकार द्वारा काटने वाला प्रत्येक चाप 60 डिग्री का करता है। कितने का करता है? 60। तो अपना पहला कोण कंप्लीट हो गया। अब कैसे करता है मैं थर्ड पार्ट में बता चुका हूँ बहुत ही अच्छे से। और ये कोण बनाने वाले मित्रों अगर समझ नहीं आए तो 20 सेकंड वापस पीछे करके देख लेना। यहाँ से देखो 2 प्रश्न आ चुके हैं, पहले 3 नंबर का आया था और अब 6 नंबर का। 9 नंबर का मैटर यहीं से कवर हो रहा है। और 2019 में भी हमने देखा था 19 क्वेश्चन आया था 4590 डिग्री का कोण बनाई प्रकार की सहायता से। चंदे से नहीं बनाना, चंदे से बनाओगे तो कोई 1 नंबर भी नहीं देगा, ठीक है। तो 60 डिग्री का बनाए तो फर्स्ट चाप में 60 डिग्री बन गया। और इधर 30 का बनाना है तो हमने क्या किया, जो प्रकार को यहाँ पर किसी एक निश्चित किसी का भी खोल सकते हैं, कितनी भी जो त्रिज्या रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वो एक ही रखनी है। फिर हमने क्या किया, पहला यहाँ फिर यहाँ से ये चाप काटा, दूरी बना दिया। फिर इस नोक उठा के यहाँ पे रखा और यहाँ से एक चाप काटा, कितना बड़ा, प्रत्येक चाप है जो 60 डिग्री कोण बनाता है। अब हम क्या करेंगे, चांदे की नोक को यहाँ पे रखेंगे। थोड़ा मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाए। फिर जो है प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे और एक चाप यहाँ से इस प्रकार काटेंगे और इस प्रकार काटेंगे। और फिर ये जो 60 डिग्री का बना था यहाँ पर प्रकार रखेंगे और वापस यहाँ से काटेंगे, क्योंकि 60 का आधा कितना होता है 30। तो यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से चाप काटने पर जो 60 का आधा 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। और अब हम फिर इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाने पर जहाँ पर ये मिलती है तो उस पर एक बिंदु ए अंकित कर देंगे, क्योंकि बी और सी तो लिख चुके हैं। इस प्रकार से हमारा मैटर तैयार हो चुका है। फिर हम रचना कैसे करेंगे, हम लिखेंगे पहले हमने बी सी पटरी की सहायता से 5.6 सेमी रेखा खींची। फिर बिंदु ए पर प्रकार सहायता 60 डिग्री कोण बनाया और फिर बी पर प्रकार सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाया। और इस प्रकार से हमने जहाँ पर चाप कटे उनको आपस में मिलाया और वहाँ पर हमें ए बिंदु प्राप्त हुआ। इस तरह से हमारे जो है त्रिभुज ABC की रचना हुई, जिसमें कोण भी 60 डिग्री का है, सी 30 का है और BC 5.6 सेमी की। यही रचना यहाँ पर लिखी हुई, कोई विशेष मैटर नहीं है। इस रचना को आप थोड़ा अगर आपने 10वीं में अच्छे से पढ़ा है और अभी मैंने जो समझा है वो अच्छे से आपके खोपड़े में सेट है, तो आप इसको 3 की बजाय 6 लाइन में अच्छे से इसको पिरो सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो मित्रों अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वैसे आपके बहुत ही अच्छे कमेंट आते हैं, वाकई इनको देख के दिल गार्डन हो जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों बात करें तो अधिक से अधिक मात्रा में मित्रों के साथ आपको इन क्लासों को शेयर करना है। अब हम देखते हैं 19वां क्वेश्चन, बहुत ही सरल है, बिल्कुल ही हेडेक नहीं लेनी है मित्रों, बिल्कुल ही लोड नहीं लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। प्रश्न क्या है देखिए। अब कई दोस्त क्या करते हैं, प्रश्न को देखते हैं और हड़बड़ा जाते हैं। अरे दोस्त ये प्रश्न है, आप इनसे क्या घबरा रहे हो, इतना अच्छे से कवर कर लो कि गणित तो बहुत ही चुटकियों का खेल है और एकमात्र सब्जेक्ट जिसमें आप 100/100 अंक प्राप्त कर सकते हो वो तो गणित ही है ना। तो फिर गणित से क्या घबराना है, बहुत ही शॉर्ट में समझो, आराम से समझो और फुल डिटेल में। कोई ये माइंड में बिल्कुल ही मत लाना कि सर इतना आप शॉर्ट में बता रहे हो इसका मतलब कुछ न कुछ छूट रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है मित्रों, मैटर पूरा कवर हो रहा है। और ये तो 2020 का पेपर है, 70% आपको मदद करेगा। जितना भी मैटर आएगा एग्जाम उसका 70%, तो इसको तो अच्छे से कवर कर लो। यूनिट भी जल्दी आएगी, ठीक है, बिल्कुल धैर्य रखिए। मैंने क्या कहा कि इनको चूज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। फिर भी आपके कमेंट आना और आपकी जो इतनी जिज्ञासा वो जायज़ है, क्योंकि अपेक्षा उसी से की जाती है मित्रों जो कुछ देने लायक हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे ये अपेक्षा की कि मैं आपको ये गणित भी अच्छे से कवर करवा पाऊँ। तो मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी कोशिश करूँगा मेरी तरफ से। और जैसे ऊपर वाला साथ है, थोड़ा बहुत जज्बात है, तो डरने की क्या बात है। तो बिल्कुल मैं आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा मैटर लेके आने वाला हूँ। अधिक से अधिक मात्रा में दोस्तों के साथ आप शेयर करते रहिएगा। जो फर्स्ट बार इस चैनल पर विजिट करें तो वो मित्रगण सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम देखते हैं 19वें क्वेश्चन को। 10.5 सेमी त्रिज्या वाले वर्ताकार घड़ी के घंटे की सुई द्वारा दोपहर 12 बजे से दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। ये हुआ क्या गुरुजी, हुआ कि हमें तो कुछ प्रश्न ही पहले नहीं पड़ा। तो रुक भाई, सब्र कर, देख वीडियो पॉज कर और एक बार प्रश्न को अच्छे से समझ। क्या कहा है कि 10.5 सेमी त्रिज्या वाले वर्ताकार घड़ी के घंटे की सुई द्वारा दोपहर 12 से दूसरे दिन दोपहर। मित्रों मान लीजिए ये अपनी घड़ी है, ये क्या है, घड़ी है।
ये अपनी घड़ी है, ठीक है, घड़ी बन गई। अब इसमें क्या कहा है, ये घड़ी कैसी होती है मित्रों, वर्ताकार है कि नहीं, बिल्कुल एकदम गोल है, वर्त जैसी है। तो घड़ी हमने यहाँ पर वर्ताकार मानी। यूँ नहीं सर, नहीं हमारे घर में तो एकदम बिल्कुल चतुर्भुजाकार है। अरे भाई तेरे घर में चतुर्भुजाकार है तो तुम रख, अपने पसंद के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, बुरा मत माना कोई दोस्त, ठीक है। और तो इसकी त्रिज्या बता रहे हैं 10.5 mm। मित्रों वर्त के जो बीच में होता है इसको क्या बोलते हैं, बिंदु, केंद्र बिंदु बोलते हैं, केंद्र बिंदु बोलते हैं ना। और केंद्र बिंदु को छूते हुए अगर पूरी लाइन अपने दोनों जो वर्त के दोनों सिरों को टच करे तो वो होती है व्यास होता है। व्यास क्या करता है, वर्त को बराबर 2 भागों में डिवाइड करता है। और केंद्र बिंदु को लेते हुए अगर परिधि तक की लाइन है इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। 10वीं पढ़ चुके, सारी चीज़ें मैं बहुत ही अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। तो केंद्र बिंदु से परिधि तक की लंबाई होगी, वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी है, 10.5। और गणित में त्रिज्या को किससे लिखते हैं, r से लिखते हैं, ध्यान रखना। तो त्रिज्या की लंबाई हमको दे दी 10.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, त्रिज्या की लंबाई दे दी तो बस यहाँ लिखा जाए, पीछे बच्चा ही कुछ नहीं है। तो पीछे बता क्या रहा है, बता रहा है कि जो घंटे की सुई है दोपहर 12 से दूसरे दिन दोपहर। मान लीजिए मित्रों ये अपनी घड़ी है, तो आज दोपहर के 12 बजे हैं, अब वापस ये 12 बजे आएगी तो ये एक चक्कर पूरा करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। और अगर दूसरे दिन 12 बजे आ रही है तो इसका मतलब वो कितने 2 चक्कर तय करेगी, तब वहाँ पर 12 बजे आएगी। वापस देख लीजिएगा, एक बार वापस समझिएगा, क्योंकि ये मैटर मेरे ख्याल से आपको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन आएगा, ज़रूर आएगा, बिल्कुल आएगा। किसी पर्सन की इतनी औकात नहीं होती कि वो मनुष्य की समझ से बाहर हो, केवल ज़रूरत है तो उसको समझने की। तो ये घड़ी की सुई मान लीजिए आज 12 बजे यहाँ थी, 12 बजे यहाँ थी, तो दूसरे दिन 12 बजे आएगी, तो दूसरे दिन 12 बजे नहीं, पहले देखो यहाँ से ये चलते चलते घंटे की सुई वापस यहाँ तक आएगी, तो 12 घंटे में यहाँ तक आ जाएगी ना। तो आज रात को 12 बजे तक यहाँ आ गई मान लीजिए, फिर दूसरे दिन 12 बजे तक, तो दूसरे दिन 12 बजे तक बात करें तो आज नाइट से लेकर दूसरे दिन 12 बजे तक ये यहाँ तक आएगी। तो ये कुल कितनी बार चक्कर लगा चुकी है, 2 बार चक्कर लगा लिया इसने। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अभी तक ये कुल 2 चक्कर लगा चुकी है। कितने चक्कर लगा चुकी है, 2 चक्कर लगा चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा वर्त है इसको ये 2 बार कवर कर चुकी है। यहाँ तक कितनी बार कवर कर चुकी है, 2 बार। और अगर एक बार हम यहाँ से यहाँ तक आएँ तो मित्रों ये इसकी क्या है, परिधि है। परिधि क्या होती है, इसका जो बाहरी आवरण होता है इसकी लंबाई ही तो परिधि है, ये इसका बाहरी गहराई इसकी परिधि है। तो कहने का मतलब है ये परिधि पर 2 बार आ चुकी है। कितनी बार आ चुकी है, 2 बार। तो हम पहले एक परिधि को ज्ञात करते हैं, परिधि को ज्ञात करते हैं, वर्त की परिधि को ज्ञात करते हैं। तो पहले ये जो मैटर है इसको लिख देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो प्रश्न में दिया गया है कि वर्ताकार घड़ी की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 10.5 सेमी। सबको पता है, कोई डाउट नहीं। वर्ताकार घड़ी के बिल्कुल ऐसे सेम लिखना, वर्ताकार घड़ी के घंटे की सुई द्वारा दोपहर 12 बजे से दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक अपने 2 चक्कर 24 घंटे में तय करेगी। दूसरे दिन 12 बजे तक बात करेंगे तो कितने चक्कर तय करेगी, 2 चक्कर के, और कितने घंटे में तय करेगी, 24। ये तो घंटे नॉर्मली बात लिखी है, बाकी इसमें जो है केवल और केवल आप पूरा देखोगे ना तो आपको शब्द ही समझ में आ जाएगा। 2 चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे। चूँकि हम क्या जानते हैं कि वर्ताकार घड़ी के घंटे की सुई 12 घंटे में वर्ताकार घड़ी की परिधि के बराबर दूरी तय करेगी। यानी ये वर्त है, ये क्या है, वर्त है। अब ये 12 बजे से लेकर ये घंटे की सुई वापस घूमते घूमते यहाँ तक आएगी, तो कितनी दूरी तय करेगी, ये बिल्कुल इतनी करेगी जो वर्त की परिधि है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, पूरी वर्त की परिधि का चक्कर लगेगी। तो दोस्तों यही बात हमें ध्यान रखनी है। बस इतना मैटर समझ में आ गया ना तो बस पीछे कुछ रहा ही नहीं है। कैसे गुरुजी, देखो वर्त की परिधि का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ये वर्त की परिधि इतनी थी तो वो एक चक्कर में तय की दूरी। अब घंटे की सुई 12 बजे से लेकर वापस यहाँ 12 बजे तक आई है, इसका मतलब उसने एक बार परिधि को पूरा पार कर लिया है। तो वर्त की परिधि यहाँ पर लिखी हुई, तो वर्त की परिधि का सूत्र है, बहुत ही अच्छा सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर पहले से याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये तो 10वीं में कोई कितनी बार याद चुका है, इसके कोई पार नहीं है। अगर अभी भी अगर आपको याद नहीं है तो बस ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। 2πr, 2πr हमारा फॉर्मूला होता है। 2 का अर्थ क्या होता है गुरुजी, 2 का अर्थ होता है 2, 2 का अर्थ क्या होता है, सॉरी 2 तो लिखा हुआ है, इसका अर्थ कुछ नहीं है। अब बात करें पाई की, तो पाई का मान होता है मित्रों 22/7। पाई का मान क्या होता है, 22/7। और आर का अर्थ होता है त्रिज्या। त्रिज्या हमें प्रश्न में दी हुई है कितनी, 10.5। तो 2 का 2, पाई की जगह 22/7 लिख दिया, और आर की जगह हमने क्या लिख दिया, 10.5। अब ध्यान रखिए, 1 मिनट है, हाँ। अब ध्यान रखिए दोस्तों, अगर किसी मित्र को लग रहा है कि सर पाई का मान 22/7 क्यों लिया, तो दोस्त ये तो निश्चित होता है, निश्चित होता है। इसके 2 मान होते हैं, 22/7 भी लिख सकते हो और 3.14 भी लिख सकते हो। अगर मान लीजिए नीचे 7 है और 7 से ऊपर कुछ कट रहा है तो अपन वो 7 वाला 22/7 के रूप में पाई को लिख सकते हैं। या फिर इसको जब सॉल्व करेंगे ना, 22 में आप 7 का भाग दोगे ना तो 3/4 आएगा। कितना आएगा, 3/4। चलिए मैं देख के बता देता हूँ आपको क्योंकि एक भी डाउट पीछे नहीं रहेगा, पूरा क्लियर करेंगे। 22/7 में
आप 7 का भाग दोगे तो 7 या 21, 7 या 21, पीछे कितना बचा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव और यहाँ पर आ जाएगा 0, तो 7 एकम 7, पीछे कितना बचा 3, और पीछे जो 1 मिनट है 22 में से 21 के पीछे कितना बचा 1, तो यहाँ पर अब 7 का भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 उतर जाएगा। अब 10 का भाग 10 में जो है इसका भाग देने की कोशिश करेंगे तो 7 एकम 7, 10 में 7 के पीछे कितना बचा 3, और अब 1 0 उतारेंगे तो 0 क्यों उतारेंगे, क्योंकि यहाँ दशमलव लगा चुके हैं मित्रों। भाग वगैरह तो आपको आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें नहीं आ रही है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर कितना है 30, तो 7 चौके 28, तो हम कह सकते हैं 3.14 22/7 का उत्तर है। अब भाग वगैरह आपको आना चाहिए, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो BSTC कर रहा है और भाग वगैरह नहीं आती, क्योंकि BSTC जो प्री BSTC का एग्ज़ाम करना मित्रों कोई कंपटीशन से कम नहीं होता है। तो अगर जिसने प्री BSTC का कंपटीशन पार कर लिया है ना, तो अब आप सब कर चुके हो, तो आपको तो यकीन माना कि हमें बिल्कुल ऑलरेडी ये बेसिक चीज़ें आती है, केवल ज़रूरत है तो वापस रिवाइज करना, बस रिवाइज करने की है। तो हम क्या करेंगे, अब 2 गुणा 22/7 की जगह 3.14 भी लिख सकते हैं, और जो R हमें दिया हुआ है 10.5। अब देखिए दोस्तों, अब हमने क्या लिखा 22/7 की 3.4 लिख दिया। वैसे इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रकार से करोगे 3/4 रखे तो और सरल हो जाएगा। फिर 2 गुणा 3.14 करोगे तो 2 को 314 से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 628। कितना आएगा 628। 2 गुणा 314 करना है तो कितना आएगा 628। अब 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पर भी आप 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी 2 को 3.14 से गुणा करेंगे 6.128 अपना उत्तर आ गया। अब क्या करना है, इसको 10.5 से गुणा करना है, 10.5 से गुणा करना है। तो आप सीधे पॉइंट को एक बार ऐसे रखो ही मत की पॉइंट है, ठीक है। आप सीधे 628 को 105 से गुणा कर लोगे तो आपको उत्तर आएगा लगभग, मैं बता देता हूँ कि 65940, ये लगभग आपको उत्तर आएगा। अब आपको पॉइंट पे ध्यान रखना है कि 2 तो छोड़ के यहाँ पॉइंट है और यहाँ पर 1 छोड़ के पॉइंट है, तो इनको आपस में जोड़ना है। 3 छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पर भी आप इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंकों को छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा। तो 65.94 लिखो तो भी सही है, और 65.9 है तो इसको हम आगे 66 भी लिख सकते हैं ना लगभग। आप जब 10वीं में 5वीं में पढ़ते थे क्या होता था, अगर आप 7.5 नंबर आ रहे हैं तो गुरुजी उसको आगे बढ़ाते थे ना, 7.5 मतलब 8 कर देते थे, 8.5 आ रहे हैं 9 हो जाते थे। इसी तरह मतलब ये तो 65.5 से भी ज़्यादा है, 65.9 है, तो आप इसको 67 लिख सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमारा जो उत्तर है कितना आया, 66 सेमी आया। अब एक चक्कर में कितनी दूरी तय की उसने, 66 2/r, एक वर्त की परिधि है मतलब एक चक्कर है। अब यहाँ पर 2 चक्कर का पूछा है, तो 24 घंटे में घड़ी की 2 घंटे की सुई 2 बार 66 की दूरी तय करेगी, अतः कुल दूरी कितनी होगी। अब 66 को 2 से गुणा कर लेंगे तो 2 × 66 बराबर 132 सेमी। तो ये मैटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अब अपना अंतिम क्वेश्चन है 20वां। ये 20वां क्वेश्चन में तो आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्योंकि जो है थ्योरी ज़्यादा है तो कुछ समझने लायक कम है, लेकिन जो भी समझने लायक चीज़ होगी मैं समझा दूंगा। बाकी अपन इसको देखते हैं। गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत है उसको एक्सप्लेन करना है। तो गणित में पाठ्यक्रम निर्माण हेतु निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण हेतु कितने जो है क्या सिद्धांत है, देखिए। पाठ्यक्रम का होता है मित्रों सिलेबस। क्या होता है सिलेबस। तो अब ये अपना अंतिम प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम नहीं, आज की क्लास का भी अंतिम ही है, और 2020 के पेपर का भी अंतिम क्वेश्चन है, और हर पेपर का 20वां क्वेश्चन गणित के दृष्टिकोण में अंतिम होगा अपने BSTC लेवल की बात करें तो। अब यहाँ पर देखते हैं पहले क्या थ्योरी लिखी हुई है कि गणित, अब हम पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। तो गणित हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। गणित हमारे जो जीवन का अभिन्न अंग है, इसके बिना कोई भी आर्थिक क्रिया नहीं की जाती, अतः गणित सीखना अनिवार्य अपेक्षित है। यानी गणित हमारे जीवन का एक अभिन्न जो अलग नहीं हो इस प्रकार का अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट अंग बन चुका है। जैसे देखिए बाजार में से आप कोई भी सामग्री लाते हो या कोई भी काम करते हो तो आपको हर जगह जोड़ बाकी गुणा भाग की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इसके मतलब गणित के बिना तो कोई आर्थिक क्रिया कर ही नहीं सकते हैं। तो गणित सीखना एक जो है अनिवार्य है, कंपलसरी है। प्राथमिक कक्षाओं में गणित के प्रक्रियात्मक पक्ष को सीखने समझने के लिए एक आनंददायक, सरल, बोधगम्य और सामाजिक परिवेश से जुड़े क्रियाकलाप जीवन शैली से मजबूत संबंध बनाए रखने वाले पाठ्यचर्या का निर्माण आवश्यक है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर के किसी भी पाठ्यक्रम में मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा जाना चाहिए, और बाद में गणित में अमूर्त का महत्व समाविष्ट होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में यह महत्वपूर्ण है कि पहले चरण में मूर्त वस्तुओं पर आधारित गतिविधियां दी जाए, जिसका बच्चा अपने दैनिक जीवन में तार्किक क्रियाओं और गणितीय चिंतन के बीच संबंधों को समझने में लायक बन सके।
यानी जो चीज़ें मोट करते हैं, जो उससे डेली लाइफ में सामने आती रहती है, तो उनके बारे में जो है गणितीय प्रक्रिया द्वारा उसको समझना चाहिए। नेक्स्ट है अंकों से जुड़े गणितीय खेल, यानी गणित को रुचिकर बनाना है तो उसमें हमें अंकों के साथ खेलना होगा। कुछ पहेलियाँ और पहेलियों के द्वारा बच्चों को जो है गणित समझनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, गणित के प्रति उनका जो इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसे गणित की पहेलियाँ कैसे होती है, तो मैं आपको, जैसे आपने रीजनिंग में पजल टॉपिक पढ़ा होगा, वैसी जो पहेलियाँ उनको सॉल्व करने से बच्चों का जो है माइंड विकसित होगा। जैसे मैं आपको एक पहेली देता हूँ, आपको अभी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है। तो दोस्तों, एक मैंने तो छोटी सी पहेली लिखी आपके सामने, लेकिन हमें बच्चों को बहुत सारी पहेलियों से समझना चाहिए, क्योंकि पहेलियों से बताएंगे ना, तो गणितीय पहेलियों से बताएंगे तो उनका इंटरेस्ट पैदा होगा गणित के प्रति, उनका माइंड डेवलप होगा, वो सोचने पर मजबूर होंगे। तो सोचने पर मजबूर होंगे तो उनकी जो मानसिक जो है तंत्रिकाएँ वो खुलेगी और बहुत ही अच्छे से उनका माइंड डेवलप होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको समझो, और पहले मैं आंसर बताऊं उससे पहले आप खुद आंसर देने की कोशिश करो। ये नहीं चलो रहने दो यार, बता देंगे तो सुन लेंगे, नहीं, आप खुद आंसर देने की कोशिश करो कि 1 + 4 5 आया है, 2 + 5 12 कैसे आया, 3.6 21, 3 + 6 21 कैसे आया। अब ये आप खुद ट्राई करो। अगर आपने वीडियो पॉज करके समझ लिया तो अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। अगर नहीं समझा तो पहले खुद ट्राई कीजिए मित्रों। समझना, सोचना बहुत ज़रूरी है। अब इससे क्या होगा, हम बच्चों को प्रक्रिया देंगे इस प्रकार की, तो सोचने पर मजबूर होंगे। तो देखिए, अब इसका आंसर मैं बता देता हूँ कैसे आया। 1 और 4 को जोड़ा किया हुआ मित्रों 5, 5 और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आता नहीं है, 12 नहीं आता है। अगर आता तो हम इस प्रकार से ही करते, इस प्रकार से करते, लेकिन आता नहीं है। तो नहीं आता, क्या कैसे आता, देखो 1 और 4 5 हो गए, 5 को 2 से जोड़ा कितना हो गए 7, 7 और 5 कितने हो गए 12, सबको आगे कंटिन्यू जोड़ते जाने, 12 हो गए। 12 और 3 कितने हो गए 15, 15 और 6 कितने हो गए 21, ठीक है। अब 21 और 8 कितने हो गए, 21 और 8 हो गए अपने 29, 29 और 11 की बात करें तो 29 और 11 कितने हो गए 40। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना दोस्तों, 40। अब मेरे ख्याल से ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी पहेली मैं और दे देता हूँ, फिर अपन आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पहेली आपके सामने दोस्तों, 22 + 4 24 लिखा है, 13 + 6 16 लिखा है, 80 + 2 82 लिखा है, तो 67 + 9 क्या होगा। आप खुद वीडियो को पॉज करके इस पहेली को समझें और उत्तर देने की कोशिश करें। इसके पैटर्न को समझो दोस्तों, इसके पैटर्न को समझो, पैटर्न ही सब कुछ है। किस प्रकार से आ रहा है ये देखो कि भाई 22 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 22 और 4 26 होता है, तो 24 कैसे आया। चलो, जो लॉजिक पहले में लग रहा है वो दूसरी लाइन में लगना चाहिए, वही तीसरी में लगना चाहिए। 13 और 6 19 होता है, ये 16 कहाँ से आ गया। 80 और 2 82 होता है, और बाकी 82 आ गया। तो ये सोचो, आप इसके पैटर्न को समझो। तो अगर वीडियो पॉज करके आप देख लेते, अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कैसे। देखिए, इसका पहला अक्षर क्या है मित्रों 2, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 2, और इसका अंतिम अक्षर क्या है 4, तो ये लिख दिया 4, आगे 24। इसका पहला अक्षर क्या है, प्लस के इधर की संख्या का पहला अक्षर है 1, और इधर की संख्या दूसरा अक्षर क्या है 6, तो आगे 16। इसका पहला अक्षर क्या है 8, और इसका दूसरा अक्षर क्या है 2, तो इसी पैटर्न से सॉल्व हो रहा है। तो इसका जो है पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर है 6 और अंतिम अक्षर क्या है 9, तो 69 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मित्रों, अब आप खुद अनुमान लगाइए, पहेलियों से माइंड में थोड़ा थोड़ा प्रक्रिया हो रही है, माइंड थोड़ा खुल रहा है ना, तो बस इसीलिए कहा जाता है कि गणितीय शिक्षण में पहेलियों द्वारा बच्चों को समझाया जाना चाहिए। तो गणितीय खेल, पहेलियाँ और कथाएँ बच्चों को इन संबंधों को बनाने में मदद करती हैं और उनकी रोज़मर्रा की समझ का निर्माण करती है। ये समझ, अनुमान, अभी हम इनके आंसर के बारे में अनुमान लगा रहे थे, तो अनुमान पूर्व ज्ञान, योजना और रणनीति तैयार करने को बढ़ावा देती है, अतः इनका समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट है अंकों व अंक संक्रियाओं की बातें करते हुए गणित के अंकों से अलग अलग क्षेत्रों को भी उचित स्थान दिया जाना चाहिए। इसमें आकार, स्थान संबंधी समझ, पैटर्न, मापन और आंकड़ों का प्रबंध शामिल है। यानी अंकों और अंक संक्रियाओं की बातें करते हुए गणित के अंकों के अलग अलग क्षेत्रों को भी जो है इसमें उचित स्थान दिया जाना चाहिए। इसमें आकार है, स्थान है, इनसे संबंधित जो पैटर्न है, मापन है, आंकड़ों का प्रबंधन है, इनको भी शामिल है। इनको भी जो है पाठ्यक्रम में शामिल करना है। केवल आकारों और उनके गुणों के साथ कार्य करना पर्याप्त नहीं है, अतः यह महत्वपूर्ण है कि संबंधित शब्दों की शब्दावली तैयार की जाए और बच्चों की स्थानिक समझ को बढ़ा सके। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी मित्रों, क्योंकि ये जो गणित शिक्षण के अपना 20% में जो सिद्धांत पूछे गए उनको थोड़ा सा आप खुद को समझने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अंतिम फैक्ट है, पैटर्न की पहचान गणित के लिए अहम है। जैसा हमने अभी इनमें पैटर्न पहचाना था, तो ये भी पैटर्न की पहचान थी जो ट्रेल थी इसमें भी। और अलग से ये पैटर्न की पहचान मैं आपको एक उदाहरण दूँ तो देखो, जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 10, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है, 15 के बाद 20 है, 20 के बाद 10 के बाद 15, 15 के बाद 20 है, तो अब आगे क्या आया।
पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो आपको पता है इनमें सब में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 का जो है पहाड़ा आ रहा है, यानी 5 का गैप है। 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़े 15, 15 में 5 जोड़े 20, तो आगे आप बढ़ा सकते हो। 20 में 5 जोड़ के 25 और 25 में 5 जोड़े 30। तो यही पैटर्न है, जो पैटर्न से भी बच्चों का क्या है, माइंड डेवलप होगा। पुनरावृत्ति करने वाले साधारण आकार वाले पैटर्नों से शुरू करके बच्चे ज़्यादा जटिल पैटर्न की ओर बढ़ सकते हैं। यानी पहले उनको जो है छोटे छोटे सरल से सरल, जैसे उनको बताना है कि 1 के बाद 3 आ गए, 3 के बाद 5 आ गया, अब आगे क्या है, तो वो सोचेंगे 2 को छोड़ दिया, फिर 3 के बाद 4 को छोड़ दिया, फिर 5 के बाद 6 को छोड़ के वो 7 लिखें। इससे क्या हुआ, पहले छोटे छोटे कदम से, यानी स्टेप बाई स्टेप उनको समझाना है। पहले छोटे शुरुआत करनी, फिर जो है सरल पैटर्न से जटिल पैटर्न की ओर जाना है, जिसमें आकार और संख्या दोनों शामिल हो। उसे यह उस सोचने के तरीके की नींव रखता है जिसे हम बीज गणित कहते हैं। प्राथमिक पाठ्यचर्या ऐसी गणितीय गतिविधियों से समृद्ध होनी चाहिए जो निश्चित रूप से माध्यमिक स्तर पर बीज गणित की ओर प्रस्थान को अपेक्षाकृत सरल बनाए। यानी प्राथमिक स्तर में अगर बच्चों की गणित की नींव मजबूत करेंगे तो माध्यमिक स्तर तक भी अपनी जो बीज गणित के प्रति जो निष्ठा है, गणित के प्रति जो निष्ठा है, वो बहुत ही सरल हो जाएगी। उनकी जो भावना है गणित के लिए सरल हो जाएगी। उनके माइंड में लगेगा कि वाकई गणित सरल है। तो दोस्तों हमारी आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। और आज की क्लास की आप बात करें तो 2020 के पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। 20% बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। और लगभग जो है 1 घंटा 10-15 मिनट का मैटर पहले था और अभी लगभग 35 मिनट का मैटर बन चुका है। तो कुल मिला के बात करें तो 2 घंटे के अंदर 2 घंटे से कम टाइम में हमने 2020 के पेपर को सॉल्व किया है। और यकीन मानिए कम से कम 10% आपको इस क्लास से मिलने वाले हैं और 70% मैटर केवल आप इसी से कवर करने वाले हो। और अब रही बात यूनिट की, तो मैं जल्दी ही लेकर आपके लिए आने वाला हूँ। तो धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फर्स्ट बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। जब मित्रों हमारे बीए के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे तो अभी आप देख रहे हो कि एक जो ग्राम सेवक की वैकेंसी आई हुई है, वनपाल वन शिक्षक के फॉर्म आपने ऑलरेडी फिल कर दिए हैं। तो उन एग्ज़ाम के लिए भी कंपटीशन की क्लासें भी मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ। केवल ये STC के एग्ज़ाम निपट जाएँ तो उसके बाद हम कंपटीशन का पढ़ेंगे, ताकि मित्रों आप है जो कंपटीशन के एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ। उसके अंदर भी हम बिल्कुल सॉलिड मैटर पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में बताएंगे। मैं आपको बता दूंगा, ये गाइड आप वो ले आइए और फिर अपन सभी मिलके उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और यकीन मानिए आपका जो है पेपर बहुत ही अच्छे से क्वालिफाई होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।